व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? कुछ देर बाद हम बात कर रहे हैं, मगर इसको बोलने से पहले एक बात बोलते हैं। ये चैप्टर बाकी जितना भी हम लोग का लॉन्ग चैप्टर है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये सब जो लंबा चौड़ा हम लोग का चैप्टर है उसमें से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, ये नहीं बोल सकते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी इजी है, बट इजी वो सब चैप्टर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी सैलरी, पीजीवीपी, वो सब चैप्टर से बहुत इजी। इस चैप्टर में कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। इसका सेक्शंस हम बोल दे रहे, इसका सेक्शंस है 22 से 27 तक। सर 5 सेक्शन है, ओनली 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस देखने के लिए, मगर बात बहुत सारा है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात ये है कि अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, मतलब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। क्योंकि जिससे हमको इनकम सोर्स हो रहा है, जहाँ से हमको सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, सो डेफिनेट है कि उस जगह का चीज़ को, यानी कि वो सोर्स को समझने पहला दरकार है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, तो सैलरी जो सोर्स है वो है सैलरी। तो सैलरी का मतलब हम लोग समझते हैं, हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, और एम्प्लॉय पूरा महीना तक काम करता है, एम्प्लॉयर का ऑफिस का काम कर लेता है, एंड दैट्स वाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करता है, उस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं एज ए सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, सॉरी पीजीवीपी का अगर बात करें तो पीजीवीपी यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस होता है। सो बिजनेस, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस क्या, वैराइटीज टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है, तो वहाँ से जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है। प्रोफेशंस का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, सीएस, सीडब्ल्यू, जो एडवोकेट होता है, डॉक्टर होता है, वहाँ से जो वो लोग प्रोफेशनली जो इनकम कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। सो डेफिनेट है कि हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा वैरायटी सोर्स से आता है, अदर सोर्स, ओके। तो ये सब जो बात है हम लोग जानते हैं, मगर हाउस प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं। अब जहां पर हम लोग रहते हैं वहां से क्या इनकम आ रहा है? हम लोग तो इतना साल से रह रहे हैं, वहां पर इनकम आ रहा है। देखो, इनकम आने के लिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा उस इनकम को अर्न करने के लिए। अगर हम लोग ऐसे ही घर पे रहते हैं, जैसे कि हम अपना घर पे रहते हैं, तुम लोग तुम्हारे घर पे रहते हो, तो वहां से कोई इनकम तो नहीं आ रहा है। सर क्या बोल रहे हैं? पापा तो इनकम कर रहे हैं, पापा इनकम कर रहा है, किसी का मम्मी भी इनकम करती है, बट वो अपना ऑफिस से इनकम कर रहा है ना, एज ए एम्प्लॉय के हिसाब से कमा रहा है। घर से कहाँ से कमा रहा है? घर पे वो इनकम को ला रहा है। घर से कोई इनकम कर रहा है क्या? तब कर सकता है अगर हम लोग वो हाउस को लेटिंग में दे दें, यानी कि भाड़े पे किसी के दे दें। अगर हम लोग घर को भाड़े पे दे देंगे तो वो वहां से हमको इनकम आएगा ना, एज ए रेंट। तो इस चैप्टर हम लोग का एक्चुअली इस रेंट के ऊपर है, यानी कि घर से कितना मेरा रेंट आ रहा है और उस रेंट के ऊपर मुझको कितना टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर की बात क्या है, ठीक है। तो हम डिटेल्स में जाने से पहले एक चीज तुम लोग को दिखाना चाहते हैं, जो तुम लोग देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए कि 22 से 27 यानी कि 5 सेक्शन से, दैट्स ऑल, नॉट सॉल्व। देखो इसमें क्या क्या है, शायद तुम लोग देख पा रहे हो। पहला है 22, सेक्शन 22, जिसमें हम लोग को बोला है कि ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, यानी कि लेट आउट के बारे में। फिर 23(1) में क्या बोला है? 23(1) में बोला है लेट आउट हाउस के बारे में। 23(2)(a) सेल्फ ऑक्युपाइड, बताएंगे क्या क्या होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होता है। 23(2)(b) दैट इज अनऑक्युपाइड, ओके। 23(3) पार्शियल सेल्फ एंड पार्शियल लेटिंग, यानी कि लेट आउट।
23(4) डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड का मतलब एज्यूम होता है, बाद में इसका ऊपर भी हम लोग साम्स करेंगे। एंड और एक बात बोलते हैं, इस डीम्ड ओनर के ऊपर, मतलब सॉरी डीम्ड टू बी लेट आउट के ऊपर, डीम्ड ओनर इस 27 में है, डीम्ड टू बी लेट आउट के ऊपर इस साल थोड़ा बहुत अमेंडेड भी हुआ है, तो चेंजेस हुआ है। लास्ट ईयर में जो कॉन्सेप्ट था, इस साल वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, बात करेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाता है, तो 23(4) चल गया। देन 24 में डिडक्शंस के बारे में बोला है। डिडक्शंस मतलब होता है सेल्फ इनकम का डिडक्शंस, यानी कि जैसे कि सैलरी का जो डिडक्शंस होता है वो 16, पीजीडीपी का डिडक्शंस होता है 35, कैपिटल गेन का होता है 54, अदर सोर्स का होता है 57, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का होता है 24। ओके, नाउ 24A इज द स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, 25 disallowed expenditure, 25A is unrealized rent, 25AA unrealized rent recovered, 25B area rent recovered, 26 is a co-owner and 27 that is a deemed owner। तो ये 5 सेक्शंस था नहीं, इसमें बहुत सारा वैराइटीज है, और ऑब्वियसली हम लोग एक एक सेक्शंस के ऊपर हम लोग बात भी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह में हम लोग को साम्स के टाइम जब करेंगे उसमें सेक्शंस का भी कुछ बात आ जाएगा डेफिनेटली। और अगर हम लोग बात करें तो 27 जो हम लोग का डीम्ड ओनर है वो थ्योरिकल है, वो ठीक है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका भी काम होता है। बाकी जो भी हम लोग सेक्शंस देखे वो हर एक सेक्शंस तुम लोग को प्रैक्टिकल में कभी ना कभी अफेक्टेड करेगा, तो डेफिनेटली हम लोग को पूरा सेक्शंस पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, सही है ना। अब चलो हम लोग सेक्शंस तो समझ लिए कि हाँ इतना सारा सेक्शंस है, मगर इस सेक्शंस को पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ना हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है, हाउस प्रॉपर्टी मींस द लैंड सराउंडिंग बाय द सफिशिएंट वॉल, यानी कि हाउस उसको बोलो अगर उसका सफिशिएंट वॉल है तो। सराउंडिंग मतलब होता है एक साथ, ऐसा नहीं कि एक जगह में एक वॉल है फिर दूसरे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में एक और एक वॉल है, ऐसा नहीं है। सराउंडिंग होना चाहिए, यानी कि अटैच होना चाहिए। रूफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कमर्शियल हाउस मे और मे नॉट हैव अ रूफ। कमर्शियल हाउस मतलब जहां से हम लोग इनकम कर रहे जिस घर से, वो हाउस ऊपर में छत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली हम लोग जहाँ पर रहते हैं ऊपर में छत होना चाहिए, वैसे हम लोग भी बोलते हैं कि छत का जुगाड़ हो गया तो हम लोग का लाइफ सेटल है, सही है ना। अपना अपना छत का जुगाड़ सही, हम लोग के हिसाब से नहीं बोले, एज पर लॉ के हिसाब से कॉमर्शियल हाउस इट मे और मे नॉट बी अ रूफ। बात सिंपल है, रूफ हो ना हो, छत ऊपर में हो ना हो, अगर सराउंडिंग वॉल है तो उसको तुम घर बोल सकते हो एज पर लॉ। बार बार बोल रहे हैं एज पर लॉ, ऐसा नहीं कि कोई भी जगह को हम लोग बोल देंगे। वैकेंट लैंड है, अब वैकेंट लैंड में एक छोटा सा घर बना है, मान लो कि ये वैकेंट लैंड है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा घर बना है, ठीक है, देख पा रहे हो शायद। ये घर को हम लोग झोपड़पट्टी है, मान लो कि ये झोपड़पट्टी टाइप का है, ठीक है ना, इसमें एक जन बहुत गरीब टाइप का कोई रहता है, झोपड़पट्टी टाइप का, उसको भी एज पर लॉ के हिसाब से हम लोग हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि रूफ है ना, रूफ है ना। सिनेमा हॉल डेफिनेट रूफ है, तो सिनेमा हॉल को भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, सिनेमा हॉल को भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो सिनेमा हॉल का जो मालिक है वो दो टाइप का टैक्स देता है। कैसे? एक होता है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिनेमा हॉल से, दूसरा है कि उसका वो तो प्रॉपर्टी भी है,
वो तो प्रॉपर्टी भी है, उसके ऊपर भी टैक्स देगा क्योंकि वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सही है ना। यानी कि जो घर से हम लोग इनकम करते हैं दैट इज माय हाउस प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट दैट इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी तो है ही, वो तो प्रॉपर्टी है, मगर वहां से इनकम भी हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये जो हम लोग को हाउस के बारे में बोला है, ये लॉ में बोला है। दूसरी बात है कि हम लोग टैक्स किसके ऊपर देंगे, हाउस के ऊपर तो देंगे, ठीक है, हाउस समझ भी गए, ओके, छत हो ना हो नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसके ऊपर टैक्स देंगे, टैक्स हम लोग देते हैं एनुअल वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। सेक्शन 22 में एनुअल वैल्यू के ऊपर बोला है, जो हम लोग पहले ही सेक्शन में देखे थे। एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी shall be taxable in hands of if the property is not used for the owner business or professional purposes। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो आ रहा है वो मेरा टैक्सेबल होगा इन हैंड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस चैप्टर के हिसाब से। बट इसमें एक बात है कि तभी होगा अगर वो हाउस हम लोग अपना, यानी कि जिसका नाम का है ओनर, उसका अपना बिजनेस और वो प्रोफेशंस नहीं करता है। अगर कोई अपने ही घर पे मान लो कि उसका 2 रूम है, एक रूम में वो लोग रहता है और दूसरा रूम में वो बिजनेस का पर्पस के लिए वो काम कर रहा है, ठीक। तो वो घर को जहां पर वो काम कर रहा है, अपना बिजनेस का काम कर रहा है, उस घर को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। उस घर से जो इनकम आ रहा है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेटिंग नहीं है ना, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है और वो इनकम कैलकुलेट होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ओके ना। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका अपना घर के नीचे छोटा सा चेम्बर बना लिया, वो भी घर का ही अटैच में है, यानी कि उसका भी वो प्रॉपर्टी के अंदर ही है, तो उस घर से भी तो वो इनकम कर रहा है, चेम्बर से। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इनकम भी तो कर रहा है। सो डेफिनेट है कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता, वो इनकम होगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात था एनुअल वैल्यू के ऊपर जो सेक्शन 22 में हम लोग को बोला है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो एनुअल वैल्यू का और एक अच्छा सा अगर हम लोग डेफिनेशंस देखें तो उसमें बोला है 23(1)(a) में, सेक्शन 23(1)(a) में 22 में एक्चुअली ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ एनुअल वैल्यू का भी बात किया है, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशंस के साथ साथ एनुअल वैल्यू का भी बात किया है, मगर एक्चुअली एनुअल वैल्यू का जो सेक्शन है वो है 23(1)(a। इसमें क्या बोल रहा है देखो, द एनुअल वैल्यू ऑफ द property shall be the sum of which the property might be the reasonable to be the expected the late from the year to year। यानी कि अगर हम लोग बात को देखें तो यहाँ पर मेन जो बात है वो है लेट, यानी कि लेटिंग, और सालों से यानी कि ईयर टू ईयर। हो सकता है कि एक बार वो देके बंद कर दिया तो सर उसको क्या हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, हाँ उस साल के लिए एटलीस्ट बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मान लो कि वो घर कोई काम के वजह से दे दिया, लेटिंग नहीं, उसको तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी उस टाइम पे नहीं बोल सकते जिस साल में वो लेटिंग नहीं कर रहा। बात क्लियर। अब बात ये है कि हम लोग एनुअल वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, एनुअल वैल्यू तो हम लोग रीजनेबल एक प्राइस को बोल रहे हैं, एक सम्स को बोल रहे हैं, मतलब अमाउंट को, मगर वो अमाउंट कहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 4 एलिमेंट्स का दरकार होता है, ओके। पहला एलिमेंट्स म्यूनिसिपल वैल्यू। क्या होता है म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि
जो हम लोग लोकेलिटी में रहते हैं, हर लोकेलिटी में, हर स्टेट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और लोकल अथॉरिटी रहता है। एंड वो लोकल अथॉरिटी, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास पूरा उस लोकेलिटी में जितना घर है उस घर का ईच एंड एवरी वैल्यूएशंस जो प्राइस है उस सब का हिसाब उसके पास है, ईच एंड एवरी। ऑब्वियसली अलग अलग लोकेलिटी होता है, एक लोकेलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पूरा स्टेट का इंफॉर्मेशन तो नहीं रह सकता क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा होता है, तो लोकेलिटी के हिसाब से डिविजन है, मगर हर डिपार्टमेंट के पास यानी कि वो लोकल अथॉरिटी के पास उस एरिया का जो भी घर है, जितना भी घर है, हर एक घर का वैल्यूएशन प्राइस उसको पता है, उसका वो नोट डाउन में है। तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। एक हुआ। 2 नंबर होता है फेयर रेट। व्हाट डू यू मीन फेयर रेट? फेयर रेट का मतलब होता है जो होना चाहिए, फेयर यानी कि जो एक्चुअलिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को घर किराए पे दिए, फॉर एग्जाम्पल हम से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, मान लो कि हम ये घर है मेरा ही घर है, ठीक है ना, और ये घर हम लेटिंग किए, हम दिए इसको 3000, फॉर एग्जाम्पल 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, ठीक है। इसमें सब कुछ मोटा मोटी सब कुछ फैसिलिटी है, 5 स्टार नहीं है मगर सब फैसिलिटी है, खाने का, रहने का, ठीक है ना, और भी। अब इसके बगल में और एक घर भी है जो सेम साइज का है, सेम साइज का है, ठीक है। साइज मतलब समझ गए, स्क्वायर फीट, सेम साइज का, सेम सब कुछ है जो हम मेरे घर पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेरा टेनेंट को। टेनेंट मतलब जिसको हम भाड़े पे दिए। अब वो टेनेंट दूसरा टेनेंट यानी कि मेरा टेनेंट दूसरा टेनेंट के साथ बातचीत करता है, तो बातों बातों में उसको पता चला, मतलब मेरा टेनेंट को पता चला कि उसका भी घर सेम साइज का है, सेम फैसिलिटी है, सेम सब कुछ है, मगर रेंट सेम नहीं है। ये घर का जो ओनर है वो इससे मतलब इससे रेंट लेता है 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ। तो मेरा टेनेंट ने बोला भाई मेरा लैंडलॉर्ड तो बहुत अच्छा है, मुझसे तो 3000 लेता है और देखो सब कुछ वही दे रहा है जो तुमको दे रहा है तुम्हारा लैंडलॉर्ड, तो इतना भेदभाव क्यों? तो दूसरा जो टेनेंट है ऑब्वियसली केस कर सकता है, बोल सकता है। अब बोलेगा तो बात नहीं सुनेगा तो उसके बाद उसको केस कर सकता है। तो अगर केस करता है तो डेफिनेट है कि कोर्ट एक चीज देखेगा, क्या तुम्हारा 2 घर सेम लोकेलिटी में है? आंसर आएगा हाँ, क्योंकि बगल में ही है तो सेम लोकेलिटी तो हुआ ही। क्या तुम्हारा स्क्वायर फीट और उसका स्क्वायर फीट सेम है घर का? आंसर आएगा हाँ। क्या तुमको वो सब फैसिलिटी मिल रहा है जो फैसिलिटी दूसरा लैंडलॉर्ड दूसरा टेनेंट को दे रहा है? आंसर आएगा हाँ। अगर तीनों आंसर हाँ है तो जो इसका लैंडलॉर्ड है इसको अब से 3000 करके लेना पड़ेगा, इसको बोला जाएगा फेयर रेंट। मतलब सेम लोकेलिटी में अगर किसी का घर है और दोनों घर का फैसिलिटी साइज सब कुछ सेम है, फिर भी रेंट अप्स एंड डाउन्स है, तो जिसमें अप्स है उसका टेनेंट उसके ऊपर केस ठोक के फेयर रेंट के हिसाब से ले सकता है। फेयर रेंट का मतलब होता है एक एक्चुअलिटी, यानी कि एग्जैक्टली लेना जितना चाहिए। अगर वो उतना हमको फैसिलिटी देके सब कुछ सेम दे रहा है तो तुम क्यों उससे ज्यादा लोगे? हाँ ये बात हो सकता है कि हम 3000 दे रहे हैं,
जैसे जैसे फैसिलिटी है ये और भी ज्यादा उसको फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल एसी वेसी सब कुछ दे दिया तो ऑब्वियसली 1-1.5 तो वो ज्यादा ले ही सकता है, तो उसमें नहीं होगा फेयर रेंट। मगर सब कुछ 100% सेम इक्वल दोनों घर में होना चाहिए, सेम लोकेलिटी होना चाहिए, लोकेलिटी हम बार बार बोल रहे हैं, लोकेलिटी सेम होना चाहिए, तब जाके जो प्राइस तय होगा उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। गॉट इट? ओके। नाउ अब ये जो हमने बात किया था जो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट ऑब्वियसली बहुत सारा काम में बिजी होता है और हर एक चीज का अलग अलग लॉ है। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं ये रेंट का प्रॉब्लम है, तो ये रेंट का प्रॉब्लम सब कोई भी वकील नहीं कर सकता, मतलब एडवोकेट ये सब केस नहीं ले सकता। जो रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू एडवोकेट होता है वो लोग ये काम करता है। रेंट कंट्रोल एक्ट यानी कि ये रेंट कंट्रोल एक्ट से जो प्राइस हम लोग लेंगे, क्या जो प्राइस मेजर करता है उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या है? जो रेंट हम लोग एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो रेंट हम लोग को लेने के लिए बोलेगा वो प्राइस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज इतना सारा झमेला होने के बाद म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, केस ठोक दिया, सब कुछ कर लिया, अब तो दे दे भाई, ठीक है हम 3000 ही लेंगे, तो जो मिल रहा है उसको बोला जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल रेंट रिसीव का मतलब क्या होगा? जो रेंट हम कलेक्शंस कर रहे हैं, एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द टेनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो ये 4 पॉइंट है और इस 4 पॉइंट से 4 वैल्यू है, एक्चुअली पॉइंट्स नहीं है, वैल्यू है। तो ये 4 वैल्यू से हम लोग का एनुअल वैल्यू निकालते हैं। बात समझ में आया? ना दूसरी बात, जब हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव करेंगे, वो एक्चुअल रेंट जो रिसीव करेंगे उसमें हम लोग को 2 चीज हो सकता है कि हो सकता है कि हो। पहला चीज वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम 1 अप्रैल 2019 को घर बना लिया, ये घर बना लिया, हम लोग को जानते हो हम लोग का जो टैक्स होता है वो अप्रैल टू मार्च के हिसाब से होता है। तो मान लो कि यही दिन से हम एक पोस्टर चिपका दिए, द हाउस इज लेट, ठीक है ना? क्या उसी दिन हम लोग जिस दिन दे रहे वहां पर एडवर्टाइज कर रहे उसी दिन कोई टेनेंट आ जाएगा? हो सकता है, नहीं भी तो हो सकता है, मेजोरिटी केस तो नहीं होने का ही चांसेस ज्यादा है, सही? तो अगर कोई टेनेंट, फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल महीना में घर को स्टार्ट कर दिए, मगर टेनेंट आया मई महीना से, तो मई महीना से नेक्स्ट ईयर मार्च तक वो उसका पीरियड होगा, फॉर एग्जांपल मई से मार्च तक, क्योंकि अप्रैल से तो मार्च तक हुआ नहीं। अब बात सोचो, मई से मार्च तक कितना महीना होता है? 12 मंथ? नो, 11 मंथ। तो क्या उस टेनेंट से हम 12 मंथ का रेंट ले सकते हैं? इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज ही हैज नॉट स्टे इन अप्रैल। तो अगर वो अप्रैल में था ही नहीं तो कैसे वो रेंट देगा? और क्यों देगा? कैसे देगा वो बात का बात है, क्यों देगा? था ही नहीं ना। सो एक महीना उस लैंडलॉर्ड का क्या हुआ? वैकेंट रहा वो घर। और अगर वैकेंट है तो पैसा कहां से आएगा? और समझ में आ रहा?
ऐसा कहाँ से आएगा? तो वो मंथ का जो रेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम 3000 करके लेते हैं, तो अगर 12 मंथ ही अगर लेटिंग होता तो मुझको 36,000 मिलता, मगर अभी कितना मिलेगा? 33,000 बिकॉज ऑफ 11 मंथ। तो 1 मंथ एज ए रेंट हमको माइनस करना पड़ेगा। तो रेंट रिसीट जब हम लोग करते हैं तब वैकेंसी को लेस किया जाता है। दूसरा और एक चीज, अब मान लो कि उसको रहने के लिए तो दे दिया, अब 2-3 महीना वो अच्छा से हमको रेंट दे दिया था, कुछ महीना के बाद से वो डिले करना स्टार्ट कर दिया, और डिले करते 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 1 महीना 2 महीना ऐसा डिले हो गया, नहीं कलेक्शन हुआ। 2 महीना फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा उसको प्रेशर दिए, बोले समझाए, भाई दो दो दे दो दे दो दे दो दे दो, दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। क्या करे, कॉलर तो पकड़ नहीं सकते, एडुकेटेड आदमी है, सो डेफिनेट है कि हम उसको बोल सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हम प्रेशर दे सकते हैं, मगर जोर जुलूम तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं दिया तो उस 2 महीना को हम लोग जो रेंट कलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? अनरियलाइज्ड रेंट। सो अनरियलाइज्ड रेंट आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द व्हेन यू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। सिंपल बात। सो ये दो चीज लेस करने के बाद जो मुझको मिलेगा वही मेरा एक्चुअल रेंट रिसीट है। बात क्लियर? अब हम लोग मेन बात में आते हैं कि हम लोग एनुअल रेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये बात तो समझ में आ गया कि ये 4 एलिमेंट्स होता है, और ये 4 ही एलिमेंट्स होगा, इससे ज्यादा तुम लोग का एलिमेंट्स वैल्यू एज ए वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें तो ये 4 एलिमेंट्स म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीट, ये 4 को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता एनुअल रेंट कैलकुलेट टाइम में। तो एनुअल रेंट कैसे निकालते हैं? ठीक, देखो एनुअल रेंट एनुअल वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरा होता है नेट एनुअल वैल्यू। आज हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में बिलोंग करेंगे, क्योंकि मेन काम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ही है। नेट एनुअल वैल्यू में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा बात है उसमें। ठीक है, मेन बात, मेन सीरियसनेस जहां पर होना चाहिए इस चैप्टर में वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब कैलकुलेट करना सीख गए तो चुटकी में तुम लोग का नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा, एकदम एश्योरेंस हम दे सकते हैं। चलो देख लो एक बार कैसे। देखो यहाँ पर हम लोग का 3 स्टेज में हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। पहला स्टेज जो होता है, पहला स्टेप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको बोला जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि म्युनिसिपल वैल्यू है 100 रुपए एंड फेयर रेंट है फॉर एग्जांपल 120, व्हिचएवर इज हायर 120। सो 120 को हमको लेना है, हमको ये नहीं देखना है कि हम फेयर वैल्यू को ले रहे हैं, दैट्स नॉट, हमको अमाउंट से मतलब है। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू जब करते हैं तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर, ये नहीं देखते कि कौन सा छोटा है, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वही देखते हैं, मगर किसको हम लोग एक्चुअली छोटा में ले रहे हैं वो नहीं हम लोग चेक करते हैं। और जो प्राइस हम लोग लेते हैं उसको बोला जाता है क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, दैट सिंपल आंसर, जो बड़ा होगा वही उसको ही लेंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा डजंट मैटर। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल हमने 120 ले लिया। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेप बोल रहा है कि जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को चेक करेंगे। यानी कि जो आंसर आया फॉर एग्जांपल 120 आया, ठीक है ना? अब मान लो कि एसआर आया 90, एसआर है मान लो कि 90, तो 120 एंड 90 व्हिचएवर इज लोअर, उसको हम लोग लेंगे एज ए सेकंड स्टेप आंसर के हिसाब से। एंड थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है? जो तुम्हारा सेकंड स्टेप का आंसर आया उसके साथ एक्चुअल रेंट रिसीप्ट को चेक करो। फॉर एग्जांपल एक्चुअल रेंट रिसीप्ट 110 है, तो GAV क्या होगा? 110।
वही है, देख सकते हो तुम लोग। मतलब ये सिंपल अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिच इज हायर। ओके, कोई ना कोई एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा फर्स्ट स्टेज के साथ, उसके साथ एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेंट का चेक करो व्हिच इज लोअर। सेकंड स्टेप का जो आंसर होता है वो होता है व्हिच इज लोअर। तो जो भी छोटा है उसको ले लो तुम, वो हो सकता है एसआर, वो हो सकता है फिर से इस वन का ही, मतलब जो स्टेप वन आया था उसका आंसर। मगर जो भी आएगा उसको छोटा के हिसाब से हम लोग को लेना पड़ेगा। सेकंड एंड थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट तो हो गया, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो आंसर सेकंड स्टेज से आया है उसके साथ एआरआर को चेक करो। एआरआर मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव, उसको चेक करो एंड वो अगर हायर है व्हिच इज हायर, देन वो वैल्यू हो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस इतना ही करना है हम लोग को। मगर इसमें भी कुछ बात आएगा, डेफिनेट आएगा, मगर ये बात एक्चुअली ये प्राइमरी बात है। मतलब इसको हम लोग अगर दिमाग में रख देते तो इसके बाद जो कुछ बात आएगा, एक्स्ट्रा बात आएगा वैकेंसी लेके, उसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत रूल सेम ही रहेगा, कुछ हद तक चेंज होगा। आई बात समझ में? तो ये बात था हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस करने का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक दो समरी टाइप का देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलो। फॉर एग्जाम्पल हम हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 और हाउस 4, हाउस 5, 5 घर को लिए। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीट। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स होता है मेनली। मान लो कि फेयर म्यूनिसिपल वैल्यू 100, 100 या 110, 130, 140, 150। एफआर है मान लो कि 120, 130, 90, 150 एंड 145। एसआर फॉर एग्जांपल मान लो कि 130, 110, 100, 145, 160. ARR actual rent receipt for example 120, 130, 120, 100 and 90। ये कुछ डेटा हमने अपने से मन से समझाने के लिए दिए। तो अब हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 क्या होता है, एमवी एंड एफआर व्हिच इज हायर। तो सबसे पहले हमको ये 100 यानी कि 100 एंड 120 व्हिच इज हायर चेक करना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा, 120, क्योंकि 100 और 120 में व्हिच इज हायर 120। नाउ जो आंसर आया स्टेप 1 से, जो आंसर आया उसके साथ किसको चेक करना है, एसआर को। नाउ एसआर को यानी कि सेकंड स्टेज में हम लोग जब देखते हैं तो अब 120, ये जो आंसर आया 120 एंड 130, 130 व्हिच इज लोअर आल्सो आर 120। फिर से ये आंसर आया क्योंकि ये छोटा में आया सेकंड स्टेज में। फिर 120 एंड 120 क्योंकि 120 इज द सेकंड स्टेज आंसर एंड एआरआर इस थर्ड स्टेज के साथ हम लोग चेक करेंगे। तो सेकेंड स्टेज में भी 120 आ रहा है, थर्ड स्टेज में 120, मतलब एआरआर भी 120। अब तुम किसको छोटा लोगे और किसको बड़ा लोगे, दोनों इक्वल है ना, 120 को ही ले लो, कौन सा 120 है डजंट मैटर। तो आंसर क्या होगा 120। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा घर है ना, सीख लेंगे। चलो दूसरे स्टेज में जाते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 110, फेयर रेंट कितना है 130 व्हिच इज हाई।
130 याद रखो। नाउ एसआर, तो ये 130 के साथ 110 का फिर से पंगा होगा, मतलब कैलकुलेशंस देखा जाएगा तो 130 एंड 110, 130 फर्स्ट स्टेज का आंसर, 110 एसआर, व्हिच इज लोअर सर 110। ओके, नाउ सेकंड स्टेज का आंसर आया 110। नाउ एआरआर के साथ हम लोग जब चेक करते हैं तो आंसर क्या बोलता है, व्हिच इज हायर, सो 110 एंड 130, आंसर विल बी 130। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी 3 घर है ना, चलो। नाउ फिर से MV 130 and FR 90, which is higher, 130, this 130, ये तो नहीं होगा। फिर 130 and SR, which is lower, now SR answer will be answer, क्योंकि SR छोटा है 110 है। फिर 110 और AR, which is higher, 120, 120 आ गया, समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट 120 140 and 150, which is higher, sir 150, and 150 and 145, which is lower, 145, now 145 and 100, which is higher, sir 145। अब बात क्लियर हो रहा है। 150 and 145, sir 150, 150 and 160 sir 160, which is higher, sorry which is lower, 150, तो फिर से 150 आंसर होगा। फिर 150 के साथ 90, which is higher, थर्ड स्टेज में आंसर क्या होता है, which is higher, तो आंसर क्या होगा 150। बात क्लियर, यही बात था, ठीक है ना। चलो और एक बात देखते हैं। अब थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, म्यूनिसिपल वैल्यू SR, फेयर रेंट एंड ARR। हम थोड़ा सा जगह चेंज किया, ऑब्वियसली तुम लोग ये तो समझते हो, क्वेश्चंस तो तुम लोग को सजा के नहीं देगा, वो तुम लोग को सजाना है, तो क्वेश्चंस उल्टा फुल्टा करके दे सकता है, अगर सजाना तुम लोग को है, और स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है ना। आगे कोई भी रहे, बाद में कोई भी रहे, स्टेज के हिसाब से जो हम लोग का स्टेप है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, नाउ म्युनिसिपल वैल्यू इज 110, 150, 200, 230, 180, SR is 130, 145, 210, 250, 190, 190, FR 150, 190, 200, 210 and 200। चलो AR 160, 210, 80, 200 and 201, ठीक है 201। अब इसका आंसर तुम लोग एक बार बोलो। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड FR। देखो हमने एक बीच में थोड़ा सा इसे गड़बड़ करने के लिए तो हम दिए, मगर ऑब्वियस है कि तुम लोग समझ गए कि म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ हम लोग बाद में कुछ भी रहे, मगर हम लोग को चेक करना पड़ेगा SR के साथ, सॉरी FR के साथ। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 110, FR कितना है 150, तो आंसर क्या होगा पहला स्टेज का 150, दैट्स सिंपल। नाउ फर्स्ट
स्टेप के साथ फिर एसआर का होता है, तो 150 and 130 whichever is lower. Now 130 will answer from step 2. Now 130 and 160 ARR के साथ होता है third stage whichever is higher. Now 130 and 160 answer will be 160. ठीक है, ये हो गया मेरा 150 and 190. ठीक है, 150 and 190, तो क्या होगा आंसर 190 फर्स्ट स्टेज का. फिर 190 and 145, सर 145 होगा. 145 and 210, सर 210 पक्का. अब शायद थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग को समझ में आ रहा है बात को, मतलब ये सम्स तुम लोग भी घर पे कर सकते हो, ठीक है ना. मतलब खाली स्टेज जो हम लोग का स्टेप जो है, ठीक है, उस स्टेप को खाली दिमाग में रखो और फिगर कुछ भी हो तुम लोग अपने से सोचते रहो. पहला होता है हायर, फिर लोअर, फिर हायर. एफ आर एम वी विच इज हायर, एस आर विच इज लोअर, देन ए आर आर विच इज हायर. सिंपल. चलो उसके बाद क्या है एम वी 200 एंड 200. देखो अब एम वी और एफ आर, एम वी एंड एफ आर दोनों ही 200 है. 200 किसको लेंगे, किसी को भी ले लो, नहीं समझ में आएगा ना सर को. सो 200 किसी को भी तुम ले सकते हो, कोई भी फिगर को, मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया ना, इक्विलिब्रियम हो गया. सो ये 200. फिर एसआर के साथ हम लोग चेक करेंगे, तो एसआर कितना है देखो 210. अब 210 तो नहीं लेंगे, फिर से हमको 200 ही लेना है which is lower. Now ये 280, 200 एंड इसके साथ 80 which is higher थर्ड स्टेज का ARR के साथ. तो फिर से 200 आंसर होगा क्योंकि बड़ा कौन सा है 200. तो पहले 200 के साथ 200 हुआ 200, फिर 200 के साथ 210 हुआ which is lower, तो 200 फिर से आया. फिर 200 के साथ 80 का हुआ थर्ड स्टेज में which is higher, तो फिर से 200 आया, तो 100 होगा 200. Now 230 and 210 MV and FR which is higher 230. Now 230 and 250 SR which is lower, then also 230. Then 230 and 200 which is higher, also 230. आंसर 230 होगा. आएगा समझ में. लास्ट 180 and 200, सर 200, 200 and 190, sir 190, 190 and 201, 201. आंसर will be 201. सर ये सब क्या है, ये सब है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. यही हम लोग का मेन चीज होता है. सर इतना इजी है, इतना इजी है, मगर कुछ इसमें भी ट्विस्टिंग होगा, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. मगर तब तक तुम लोग कर सकते हो. और एक बात, हम एक होमवर्क देना चाहते हैं ऐसे इलस्ट्रेशन, जिसको कर लेना. और नेक्स्ट क्लास में ये चीज के साथ साथ नया चीज कुछ ट्विस्टिंग होगा, उसको दिमाग में रखना, क्योंकि वो चीज और भी ज्यादा दरकार होगा साम्स में. ठीक है, एक होमवर्क तुम लोग ले लो, हम यहाँ पर ही दे दें. हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5. ठीक है, ARR, FR, SR and municipal value. So ARR is 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. FR 1500, 1900, 2800, 4000, 4800 and 5100. SR 1000, 1800, 2900, 5000 and 5600. MV 1600, 1000,
3000, 5001 एंड 5700। ठीक है, इसका GAB तुम लोग निकाल के हमको बोलना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, अभी शायद तुम लोग आंसर ही करती होगी, तो इतना एश्योरेंस दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो क्लास करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो प्लीज़ उस क्लास को तुम लोग अच्छा से देख लेना ताकि तुम लोग इसके ऊपर और भी बात को समझ पाओ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।